कहीं अनसुनी अनोखी दास्तान हूँ मैं, अधूरा ही पढ़ते समझते हो मुझे। कभी पास बैठो मेरे तो पूरा इतिहास हूँ मैं। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने बेहद ही खास कार्यक्रम बिहार बिहान में। दर्शकों, आज आस्था, पवित्रता एवं सूर्य उपासना का महापर्व चैती छठ बड़े ही उल्लास के साथ संपन्न हुआ और आप सभी को सप्तमी की ढेरों शुभकामनाएं। इसी के साथ आपका पुनः स्वागत है आपके अपने बेहद ही खास मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान में। और आज की सुबह मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त और होस्ट शक्ति। दर्शकों की बात करें हमारे राज्य बिहार की, तो कहते हैं कि हमारा राज्य बिहार इतिहास की अनगिनत कहानियों से समृद्ध लगभग 3000 वर्ष पुराना राज्य है, जिसने कई शानदार सभ्यताओं का बड़े ही उल्लास के साथ स्वागत किया है। भारत के कई महान शासकों के उत्थान एवं पतन का साक्षी यह राज्य एक समय में पूरे भारतवर्ष में घटित सारी ऐतिहासिक घटनाओं का प्रमुख केंद्र रह चुका है। उन्हीं ऐतिहासिक और समृद्ध इतिहास को दुनिया के सामने लाने के लिए एक महान विचार का जन्म हुआ, जो आज हमारे सामने बिहार म्यूजियम के रूप में उपस्थित है। जी हाँ दर्शकों, आज के कार्यक्रम में हम आज अपने बिहार राज्य के अनमोल संरचना बिहार म्यूजियम के बारे में बड़े ही विस्तार से बातचीत करेंगे। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम की शुरुआत में हम हमेशा महापुरुषों द्वारा कहे उनके अनमोल वचन साझा करते हैं, ताकि उन्हें सुनकर समझकर आपके दिन की एक बेहतर शुरुआत हो और आपका सारा दिन खुशनुमा गुजरे। आइए आज के दिन और आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं महात्मा गांधी द्वारा कहे इस अनमोल वचन पर। महात्मा गांधी ने कहा था, व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित प्राणी है। वह जो सोचता है वही बन जाता है। बिहार म्यूजियम के बारे में बड़े ही विस्तार से जानते हैं हमारे आज के विशेष मेहमान से। और हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर सुनील कुमार झा, उपनिदेशक बिहार म्यूजियम। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम बिहार बिहान में। नमस्ते शक्ति जी। जब भी कहते हैं कि जब भी भारत की प्रागैतिहासिक समय की बात की जाती है तो बिहार का उल्लेख अवश्य हो जाता है। दुनिया की सबसे पुरानी जीवित जगहों में से एक होने के नाते बिहार कई प्राचीन एवं इमारतों का एक घर है, जो कई साल पुरानी है। ऐसे में आपसे चाहूँगी कि बिहार के ऐतिहासिक समृद्ध इतिहास के बारे में हमारे दर्शकों के साथ कुछ साझा करें। ज़रूर, आप सही चर्चा की हैं। बिहार की संस्कृति काफ़ी प्राचीन है। यहाँ आपने प्रागैतिहासिक काल की चर्चा की है, तो गया की जेठियन हो या मुंगेर की पैसरा, जहाँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने एक्सहिबिशन कराया पेशी पंत विदुला जायसवाल के द्वारा, उनकी रिपोर्ट उपलब्ध है जो बताती है कि कैसे प्रागैतिहासिक काल के लोग हमारे यहाँ थे। इसके अतिरिक्त उसी के क्रम में आगे बढ़ते हुए आप कैमूर के क्षेत्र में जाएंगे तो ढेर सारे शैलाश्री जो केव पेंटिंग है वो आपको मिलते हैं। चिरांद का नाम बहुत ही शीर्ष पर है। नियोलिथिक कल्चर और लगातार उसकी बसाव की मोटी परत है, जिससे हमें अपने पूर्वजों के प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है जो प्राग ऐतिहासिक हो। उसके बाद अब आप आगे चलते हैं तो निरंतर ही उसकी प्रवाह चलती रही है, चाहे वो हमारा ताम्रपाषाण काल का जिक्र हो, जिस समय ईस्टर्न इंडिया में हड़प्पा सभ्यता विस्तारित हो रहा था, प्रथम नगरीकरण, उस समय ताम्रपाषाण काल देश के विभिन्न भागों में दृष्टिगोचर होता है। उसमें से बिहार भी मुख्य रहा है और उसके ढेर सारे अवशेष हमें वर्षों से मिलते रहे हैं और वो हमारे प्राचीन इतिहास को दर्शाता है। जब आप उसके बाद आदि इतिहास काल में आते हैं, निरंतर ही यहाँ पर द्वितीय नगरीकरण के पास आते हैं, तो ये काफ़ी 16 महाजनपदों में सबसे गौरवशाली इतिहास मगध का रहा है, जो बच्चे भी पढ़े होंगे, लोग हर किसी को पता है कि कैसे हमारा गौरवपूर्ण इतिहास रहा है महाजनपद पीरियड में। चाहे हर केवल यही नहीं कि राजनीतिक रूप से, बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी, व्यापार के रूप में भी हर तरह से हम समृद्ध रहे हैं और उसकी कथाएं अनगिनत हमें दृष्टिगोचर होती है जहाँ तहाँ, और पुरातत्व और संग्रह के माध्यम से उसका
प्रमाण हमें मिलता है। बेशक हमारे राज्य बिहार का काफ़ी गौरवशाली इतिहास रहा है। कहते हैं कि बिहार म्यूज़ियम की चर्चा न केवल भारत में बल्कि पूरे विदेशों तक भी हैं। जो हमारा शहर है पटना, वो कभी गोलघर के नाम से भी जाना जाता था और अभी भी जाना जाता है, लेकिन अब इस हज़ारों साल पुराने शहर के साथ बिहार म्यूज़ियम का भी नाम जुड़ गया है। ऐसे में चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करें कि बिहार म्यूज़ियम की स्थापना कब, कैसे और किन उद्देश्यों के साथ हुई। उद्देश्य तो बहुत कह सकते हैं कि ये हम लोगों के लिए गौरव का विषय रहा है, क्योंकि मैं पुरातत्व का छात्र हूँ। मेरे लिए तो अत्यंत अंतःमन में कितनी गौरव उत्पन्न हो रही है, बता नहीं सकता कि ये बिहार म्यूजियम में किस तरह सितारे की तरह इस धरा पर अवतरित हुआ। और इतना ही नहीं, प्रत्येक जो भी बिहार म्यूजियम का भ्रमण करते हैं उन्हें गर्व होता है हमारे पुराने इतिहास पर, क्योंकि हम किताबों में पढ़ लेते थे, हम चर्चा कर लेते थे। पुरातत्ववेत्ता काम जो किए हैं वो हम लोग रिपोर्ट लिख करके जमा करते हैं, जिनको रुचि है वही केवल जान पाते थे। संग्रहालय जो है वो आम जन तक, पढ़े लिखे से लेकर के आम जन तक को जानकारी पहुंचाती है, परोसती है। जो पुरातत्ववेत्ता, जो कला संस्कृति की जो विधा में जुड़े हुए हैं, उन्होंने क्या कर रखा है, प्राचीन काल से लेकर के आज तक क्या करते आए हैं, वो पूरी की पूरी श्रृंखला को प्रदर्शित करती है। और बिहार म्यूजियम की स्थापना कह सकते हैं कि ये तो स्टार्टिंग तो 2009 में हुई थी, जब माननीय मुख्यमंत्री जी पटना म्यूजियम का भ्रमण किया था, तो उन्हें लगा कि यहाँ बहुत अधिक संग्रह हो गया है, तो क्यों न इसको विस्तारित किया जाए। और वो आप बिहार म्यूजियम जाएंगे तो हमारे मुख्य द्वार पर ही उनके लेख भी लिखे, जिन्होंने विजिटर बुक में उस समय उद्धृत किया था। तो सोच विचार करके बाद में कुछ बहुत महत्वपूर्ण पदाधिकारी सबको इसमें और बहुत बड़े बड़े लोगों से चर्चा करके धीरे धीरे से ये हुआ कि जब बना ही रहे तो क्यों न एक वर्ल्ड क्लास का म्यूजियम बनाएं। और वो आज आपके पास मौजूद है। 1915 7 अगस्त के दिन, अब हम लास्ट ईयर से बिहार दिवस भी बिहार म्यूजियम डे भी मना रहे हैं। और उस रोज़ पहले चिल्ड्रन सेक्शन और बच्चों के लिए जो सेक्शन है उसको खोला गया था। और 2017 में फिर बाकी पुरातत्व जो पटना म्यूजियम से कलेक्शन वहाँ गए हैं उसको प्रसारित किया गया। ये कह सकते हैं कि ये पटना म्यूजियम का विस्तारित स्वरूप है। और वहाँ पर 17 के बाद से निरंतर ही उसमें काम हो रहे हैं, अभी भी निरंतर, क्योंकि संग्रहालय में हर समय कुछ ना कुछ काम होते रहना है। और हम नया चीज़ बांट रहे हैं। आप लोग जब विजिट करके आते हैं, हमें सुझाव देते हैं, तो उस पर भी अमल होती है। और उसको हम लोग चाहते हैं कि सुगम्य भाषा में सरलता से लोगों को चीज़ मिले, न कि केवल पुरातत्ववेत्ता या इसके जानकार या जो उसमें रुचि रखने वाले हैं उसी तक जानकारी रहे। यही इसकी मूल उद्देश्य है। और जी, कहते हैं कि बिहार म्यूज़ियम की गैलरियों में, अलग अलग गैलरियों में यहाँ की समृद्ध कला संस्कृतियों के साथ साथ कई विधाओं की झलक देखने को मिलती है। आपसे चाहूँगी कि विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं उन विधाओं के बारे में। हाँ, मैं पुरातत्व का छात्र हूँ और मैं पुरातत्व सर्वेक्षण में रहा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में। तो एक चर्चाएं जिस समय ये हुई कि पटना म्यूजियम से मटेरियल्स वहाँ जा रही है, तो ये पुरातत्व का संग्रहालय वहाँ रहा है, कुछ और भी चीज़ें रही हैं, लेकिन मुख्य रूप से। लेकिन जो उस समय नीति निर्माता थे, वो लोग इतने शानदार तरीके से कला की विधाएं, केवल पुरातत्व ही नहीं है, ये चीज़ आपको देखने में बिहार म्यूजियम में मिलेगा। वहाँ बच्चों के लिए, जो मैंने चर्चा किया, सबसे पहले बच्चों के लिए, बच्चे को हम जब म्यूजियम में जाते हैं तो ये होता है कि कुछ छूना नहीं है, लेकिन बच्चों के लिए हमने टच एंड फील वाला अनुभव वहाँ कराते हैं। और इस सब की जो सोच उस समय डेवलप हुआ था, तो उसी क्रम में बच्चों के लिए एक कि बच्चे अगर जाते हैं और गार्जियन फिर उसको पुरातत्व वाले क्षेत्र घुमा करके तो दोबारा वो उस क्षेत्र में जाना चाहते हैं। इतना आप, और बड़े भी वहाँ जा कर के काफ़ी एंजॉय करते हैं। इसके अतिरिक्त पुरातत्व से जो जुड़े हुए वस्तुएं हैं उसको क्रमानुसार प्रागैतिहासिक काल से लेकर के 1764 तक के ऑब्जेक्ट को वहाँ पर प्रदर्शित करने का रहा और उसी को मूर्त रूप प्रदान किया गया है। और 1764 के बाद वाले जितने संग्रह हैं और उसके अतिरिक्त ढेर सारी चीज़ें पटना म्यूजियम में भी उसको और अधिक
उत्कृष्टता के साथ प्रदर्शित की जा रही है उसे भी विस्तारित की जा रही है। उसके जो गैलरी हैं, आप गैलरी वाइज जो चर्चा करने को बोला है तो प्रागैतिहासिक, मेरा ए गैलरी जो है प्रागैतिहासिक काल से रिलेटेड है। एक उससे पहले हम एक छोटा सा डॉक्यूमेंट्री भी दिखाते हैं जिससे आपको उस म्यूजियम के बारे में, बिहार के बारे में, हमारे धरोहर के बारे में जानकारी मिले। और वहाँ एक छोटी सी गैलरी है जिसको ओरिएंटेशन गैलरी नाम दिया गया है। वहाँ पर आप, हमारे पैनल लगे हुए हैं, तो किसी को यदि 1 घंटे का समय हो, किसी को 2 घंटे का समय है, तो निर्धारित कर सकें कि इतने समय में मैं किस गैलरी में देख सकता हूँ, क्योंकि एक गैलरी घंटों घंटों टाइम ले सकता है। डिपेंड करता है कि आप क्या करते हैं, कितना अध्ययन करते हैं। वॉक थ्रू करते हैं तो फिर आप पूरा भी कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से पैनल लगे हैं और अपने पसंद के गैलरी में जा सकते हैं। तो जो ए गैलरी है उसमें प्रागैतिहासिक काल से लेकर के मौर्य काल और मौर्य काल के बाद तक के कुछ रिमेन्स उसमें रखे गए हैं। बी गैलरी में शुंग, कुषाण और इसके बाद के जो गुप्त पीरियड के रिमेन्स हैं, नालंदा का चीज़ है ना, जो हमारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी 1917 में हुआ, और उसके बाद की चीज़ें हैं। इसके अतिरिक्त सी गैलरी है जहाँ पर सल्तनत पीरियड के पुरावस्तु वहाँ प्रदर्शित है। और हर समय हमारे पास इतनी अधिक और इतने महापुरुष और इतने उनसे जुड़े हुए चीज़ें रखे हुए हैं कि आपको पूरा भरा पड़ा मिलेगा। इसके अतिरिक्त एक मास्टर गैलरी ऊपर में कह सकते हैं कि हमारा मास्टरपीस दीदारगंज की यक्षी जो हार्ट है, हमारे ही नहीं, बिहार म्यूजियम के ही नहीं, पूरे देश के लिए, वो ऊपर एक हम लोग डी गैलरी में प्रदर्शित किए हैं और कुछ और भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट उसके साथ लगे हुए हैं। इसके अतिरिक्त, ये तो पुरातत्व वाली गैलरी की मैं चर्चा की, इसके अतिरिक्त जो वहाँ महत्वपूर्ण है कंटेम्प्रेरी गैलरी, जो कि समकालीन कला, हम एक प्लेटफॉर्म पर नहीं इकट्ठे हो पा रहे थे, तो यहाँ समकालीन कलाओं से मिलने का आपको साक्षात मिलेगा। बहुत बड़े बड़े लोगों का इसमें आपको प्रदर्शन लगे हुए हैं, उनके किए हुए कार्य लगे हुए हैं। इसके अतिरिक्त हमारी बिहारी डायस्पोरा जो अंग्रेज़ों के ज़माने में गिरमिटिया मजदूर बना करके लोगों को दूर सुदूर ले गया, आज के डेट में ज़रूर हम वहाँ पर, हमारी संख्या इतनी अधिक है कि हम कहीं कहीं हमारी सरकार, हमारे बिहारी या पूर्वांचल के लोग और पूरे बिहार के लोग वहाँ गए हुए हैं, तो लोग अपना बचाव किए हैं। खास करके मॉरिशस हो, सूरीनाम हो, कई ऐसे देश हैं जहाँ पर कॉलोनियल पीरियड में लोग गए थे, उससे भी जुड़ी हुई कहानियाँ हमारे पास हैं जो हमारे संस्कृत को वहाँ संरक्षित कर रखे हैं। गए थे मजबूरी में, लेकिन कमाने के लिए, लेकिन धीरे धीरे वहीं के होकर करे, तो उसकी भी जानकारी है और उस पर भी ढेर सारे काम हो रहे। इसके अतिरिक्त बच्चे वाला मैंने चर्चा कर ही दिया। उसके बाद 2 हमारे टेम्प्रोरी एग्जीबिशंस लगते हैं जो बराबर उसमें एग्जीबिशन लगते हैं। और अभी जैसे महिला दिवस बीता 8 तारीख को था, लेकिन उस रोज़ होली रहा, तो उसको हम लोग 11 और 12 को बहुत अच्छा आयोजन किया। उसमें बच्चों को बुलाए गए, वर्कशॉप हुए और उन लोगों को सिखाया गया पेंटिंग करना। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि इस बिहार धरा से मधुबनी पेंटिंग में 5 कलाकारों को पद्मश्री मिला है। सभी के आर्ट वहाँ प्रदर्शित हैं। एक तो बल्कि 1975 में जो पद्मश्री मिला था, उनको जो मिली थी, उनकी भी प्रदर्शन वहाँ पर प्रदर्शित है और सब उपस्थित थे उस रोज़। साथ साथ पद्मश्री हमारे यहाँ आए हुए थे जो मधुबनी पेंटिंग से थे, बेपरमेसी से थे और बाकी समकालीन कला के जुड़े हुए श्याम शर्मा सर और ढेर सारे लोग। अभी कुछ दिन पहले जतिन दास सर का प्रदर्शन। इसके अतिरिक्त समकालीन कला से संबंधित भी प्रदर्शन ढेर सारे लगे हैं। तो 16 रीजनल कलाकारों और महिला कलाकारों का और 26 आपके समकालीन कला का प्रदर्शन लगा है। आप आएंगे, बहुत आनंद उठाएंगे और हमें भी यहाँ पर आकर के पुरातत्व से निकल करके, क्योंकि ये जीवंत कला है जो हम अभी देख रहे हैं। पुरातत्व विधा वाले लोग जो पुराने समय में उस समय जीवंत कलाकार रहे होंगे वो तो गुजर गए हैं, उनके दबे हुए
चीज़ों को हम संग्रह करके एनालिसिस करके और उसको संग्रहालय तक पहुंचाते हैं और वहां पर प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन ये बहुत सुखद संयोग है कि समकालीन कला और ओरिजिनल आर्ट हर किसी को, इसके साथ ही एक आपका ओरिजिनल आर्ट गैलरी भी हमारा है जहाँ पर मधुबनी पेंटिंग, कैसा कोहबर होता है, कैसा टिकुली आर्ट होता है, कैसे किस तरह के विधाओं, सब कुछ वहाँ पर छठ की प्रदर्शन है और बड़े बड़े कलाकारों का वहाँ पर प्रदर्शन लगा है। तो इस तरह से ढेर सारे, इसके अतिरिक्त भी ढेर सारे प्रोग्राम होते हैं शास्त्रीय संगीत से जुड़े हुए हों, इस तरह के जो एजुकेशनल एक्टिविटी और कल्चरल एक्टिविटी निरंतर बिहार म्यूजियम में अभी किया जा रहा है। ये पहले भी किया जाता रहा है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने पास जो चर्चा की थी, तो हमारे अभी लास्ट ईयर माननीय अंजनी कुमार सर, जो मेरे महानिदेशक भी हैं और बिहार सरकार में बहुत बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, उनका शुरू से ही उसमें मार्गदर्शन रहा है और हम सौभाग्यशाली हैं कि सर स्वयं रहते हैं और उपस्थित होकर के उनके आने से और अधिक उसको कहते चार चांद लग गया है। और अभी तो उपेंद्र महारथी में जो 10 वर्षों तक निदेशक रहे श्री अशोक कुमार सिन्हा जी सर, वो भी अपर निदेशक के रूप में पदस्थापित हुए हैं। और ओरिजिनल आर्टिस्ट और समकालीन कलाकारों से उनकी बहुत अधिक लगाव है और उन लोगों से मिलकर के अभी बहुत एक्टिविटीज़ हमारे यहाँ बढ़ गए हैं। मतलब कह सकते हैं कि जो बिहार म्यूज़ियम एक संपूर्ण पिटारे की तरह जो कई विधाओं से हम सभी को जोड़ने का कार्य कर रहा है। यूँ तो हम सभी पुरातत्व विभाग से बखूबी रूबरू हैं, फिर भी चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को उसके नेचर वर्क से रूबरू करवाएं कि किस तरीके से ये कार्य करता है। कार्य तो शुरुआत में जो बिहार म्यूजियम का कंस्ट्रक्शन का एक्सरसाइज है, जब बड़े लोग उसमें जुड़े तो हुआ कि ये तो पटना म्यूजियम का एक्सटेंशन करना था, लेकिन नहीं, एक अच्छा सा मिले, क्योंकि संग्रह हमारे पास बहुत थे। क्योंकि आपको मैं बताया हूँ कि पूर्व काल में चाहे भगवान बुद्ध से संबंधित हों, महावीर हैं, और जितने भी हमारे हिस्टोरिकल फिगर्स सब हुए हैं, उनसे रिलेटेड ढेर सारे संग्रह हमारे पास रहे। तो उनको प्रदर्शित करने के लिए म्यूजियम जब बनने का था तो वर्ल्ड क्लास बिड किया गया और उसमें से सबसे बेस्ट जो रहा उसको माँ की जो जापान की कंपनी थी और अपोलिस यहाँ से रही है बम्बई से, उन्होंने इसके आर्किटेक्ट को डिजाइन किया है। और उसके बाद L&T ने इस बिल्डिंग को बनाया है, मास्टर कंसल्टेंट लॉर्ड्स रहे हैं, और फैब्रिकेशन के कार्य किंग्समैन और सिटी नियॉन जो कि अभी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सब। और ये कोशिश किया गया, क्योंकि उस समय के जो भी पदाधिकारी थे, वरिष्ठ पदाधिकारी, देश दुनिया के संग्रहालयों में घूमने के बाद जो बेस्ट उनको लगाया, उससे भी बेस्ट हम क्या कर सकते हैं वो करने का कोशिश किया गया। और वो अब मूर्त रूप लिया है। तो आप निरंतर देखेंगे कि जो लोग आते हैं वहाँ, चाहे देश के हों या विदेश से, उनको लगता है कि ये एक यूनिक है। और उसको करने के लिए हमारे पास पूरी टीम बनी हुई है और आवश्यकता पड़ने पर बाहर से भी हम ये चीज़ लेते हैं। जैसा कि आप लगभग 20 सालों से लगातार देश के विभिन्न राज्यों में पुरातत्व विभाग में पद स्थापित रहकर अपना निरंतर योगदान दिया है, ऐसे में आपसे चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि राज्य के विभिन्न राज्यों के संग्रहालयों में कार्य कर आपको क्या कुछ प्रमुख बातें उनसे जुड़ी आपको पता चला, वो हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। हाँ, ये पुरातत्व का क्षेत्र सभी लोग नहीं जानते, बल्कि मुझे भी बहुत पहले जानकारी नहीं था। मैं यहीं बिहार से साइंस बैकग्राउंड लेकर के आगे निकला, और जब मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी गए और वहाँ पर मैंने प्राचीन इतिहास और संस्कृत में मेरी एडमिशन हुई थी। फिर वहाँ पर जब आप लगन से क्लास कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो फिर आपको पुरातत्व उसमें से एक पार्ट होता है जो मास्टर में जा कर के क्लियर होता है। और वहाँ से मैं इसकी चर्चा इसलिए कर रहा हूँ अपनी पढ़ाई को लेकर के कि वहाँ से मेरी पुरातत्व में झुकाव हुई पूना डेक्कन कॉलेज जाने से। और देश में पुरातत्व विभाग जो है लगभग 3700 साइट को राष्ट्रीय धरोहर के रूप में घोषित कर रखा है, जिसमें से लगभग 70 बिहार में भी है। और उसमें अद्भुत
साइट हैं, जैसे नालंदा हो गया, बलिराजगढ़ जैसे साइट हैं, ये सब हैं। और इसके साथ ही बिहार में ही अगर आप जैसे संग्रहालय की चर्चा की हैं तो उसमें नालंदा है, बोध गया है, वैशाली है और राजगीर है। मैं आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से 1998 में जुड़ा, जब मैं इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कोलॉजी किया था। उसके बाद से निरंतर हम विभिन्न साइटों पर, खास करके शुरुआत में जब ट्रेनिंग के पीरियड में थे तो हड़प्पन साइट राखीगढ़ी की खुदाई हो रही थी और उसमें मुझे भाग लेने का मौका मिला लगातार 3 साल तक। तो हड़प्पन के प्रति झुकाव रहा और मैं फील्ड का स्टूडेंट रहा हूँ और लगातार लगभग कह सकते हैं 17-18 सेशंस हमने अलग अलग जगहों पर कार्य किए, अलग अलग साइट पर, जिसमें हड़प्पन से लेकर के मध्यकाल तक के पूरा स्थल रहे हैं। जब भारत सरकार ने मुझे सेलेक्ट किया था तो उस समय मैं जागेश्वर, उत्तराखंड में एक जगह है देहरादून सर्किल में जागेश्वर, वहाँ संग्रहालय में मेरी पदस्थापना हुई थी। उसके बाद से संग्रहालय में जो चीज़ हम खुद खनन में प्राप्त होता है वो संग्रहालय में संरक्षित होता है, चाहे वो चांस डिस्कवरी के रूप में हो, चाहे पुरातत्ववेत्ता खोद करके निकालते हो या किसी के द्वारा दे गए, तो वहाँ पर संग्रहित होता है। उसको कैसे हम पब्लिक के पास उसको बांटते हैं, उस चीज़ की व्यवस्था संग्रहालय द्वारा किया जाता है उसके प्रचार प्रसार के लिए। और इसकी महत्ता क्या है, इसका इकोनोग्राफिकल फीचर क्या है, इसकी बनावट, ये क्यों बनाया गया, कहाँ लगाया गया, इसकी चर्चाएं होती हैं। उसके बाद मेरी वहाँ से उत्तराखंड, जो कि बहुत खूबसूरत जगह है जागेश्वर, वहाँ पर छोटा सा म्यूजियम है और 125 मंदिर का समूह है, राष्ट्रीय धरोहर है, 1915 में ही उसका प्रोटेक्शन हुआ था। उसके बाद मेरा सारनाथ में पदस्थापन हुआ। सारनाथ में अपना राष्ट्रीय प्रतीक है, लायन कैपिटल, जो अशोक शीर्ष, वो भी अशोक अपने पाटलिपुत्रा से जुड़े रहे हैं, यहाँ से जुड़े हैं मगध से। उनके अशोक शीर्ष स्तंभ की जो शीर्ष है वहाँ रखी हुई है, तो वहाँ मैं 4 साल सेवा दिया और बहुत कह सकते हैं एएसआई की सबसे पहली साइट म्यूजियम है कि एएसआई के पास लगभग 50 साइट म्यूजियम हैं आज के डेट में, जिसमें से पहला है। उसके बाद फिर नालंदा, फिर लाल किला और अलग अलग जगहों पर स्थापना हुई म्यूजियमों की। उसके बाद फिर मैं बिहार आ गया। यहाँ बलिराजगढ़ साइट है जहाँ पर मैंने एक्सहिबिशन का कार्य किया और उसी क्रम में फिर मैं बिहार म्यूजियम से भी जुड़ा। दोबारा फिर मैं मुर्शिदाबाद, जो हजारद्वारी पैलेस म्यूजियम है, वहाँ रहा। मुर्शिदाबाद, बिहार और बंगाल जब ज्वाइंट रूप से हम लोग थे तो औरंगजेब के पराभव के बाद, ये उनके टाइम में ही शुरू हो गया था, मुर्शिद कुली खां वहाँ नवाब के रूप में भेजे गए थे और वहाँ हमारा राजधानी कह सकते हैं, एक यहाँ ढाका और एक पटना होता था, तो उसके बीच में बनाया गया। तो वहाँ पर भी काफ़ी संग्रह है। और उसके साथ कूच बिहार में भी काम करने का मौका मिला। तो मैं ये कह सकता हूँ कि बिहार म्यूजियम में और उसमें कि हर जगह काम किया और मेरा मुख्य कार्य ये रहा है कि कैसे जो ऑब्जेक्ट हैं उसको बेस्ट रूप से प्रदर्शित करें, उसके बारे में अच्छे से लेखन किया जाए और अगर उसमें कुछ क्षरण हो रहे हैं या कुछ उसमें त्रुटियां आ रही हैं कि या खराब क्योंकि पुराने होते हैं, तो उसको कैसे उसको स्ट्रेंथिंग किया जाए, इसके लिए हमारे स्पेशल लैबोरेटरी होता है, साइंस ब्रांच भी है एएसआई के पास। अभी हम बिहार म्यूजियम में भी साइंस का बहुत अच्छा सा लैबोरेटरी की स्थापना करने के ओर अग्रसर हैं और उसको कैसे संरक्षित करते हुए, क्योंकि हमारे पास प्रदर्श में जो होते हैं 10 से 20% ऑब्जेक्ट होते हैं, कहीं कहीं तो 5% ही होते हैं, बाकी रिजर्व कलेक्शन में होते हैं, जिसको बराबर ही देख रेख की ज़रूरत है। और जब आप इसकी चर्चा कर रहे हैं तो बिहार म्यूजियम इस मामले में अनूठा है। हमारे पास एक विजिबल स्टोरेज है जहाँ कोई भी स्कॉलर आकर के अध्ययन कर सकते हैं। आम पब्लिक के लिए नहीं होगा लेकिन स्कॉलर्स के लिए होंगे। हमारे जो कुरेटर्स हैं, जो भी इसके विधा से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को वहाँ पर शोध करने का, देखने का मौका मिलेगा और संभवतः हम ये आशा करेंगे कि उसी तरह का लोग बिहार म्यूजियम को देख के जाए और उसी तरह के हर जगह रिजर्व कलेक्शन हो, क्योंकि मैं जितने म्यूजियम का नाम गिना हूँ, रिजर्व कलेक्शन बहुत सही स्थिति में नहीं होता है। हम लोग रखते ज़रूर हैं क्योंकि हमारे लिए वो सबसे महत्वपूर्ण होता है एंटिक्विटी, तो बहुत अच्छे से संभाल के रखते हैं, लेकिन जगह का अभाव होना या संसाधन की कमी होने के कारण रिजर्व कलेक्शन वहाँ के बहुत अच्छे नहीं होते। प्रदर्शन वाले पार्ट को तो हम सजा के रखते हैं, तो उसको समृद्ध करने की ज़रूरत है और उस पर हम काम कर रहे हैं। और यहाँ आकर के मुझे कह सकते हैं कि बहुत बड़ा चीज़ मिला है बिहार में।
और उसके ऊपर जो भी आपने किया उसके फिर लेखन होते हैं, आप ब्राउचर्स पब्लिश करते हैं और इस तरह की चीज़ें आप डॉक्यूमेंटेशन डाटा एंट्री करवाते हैं, जो लोगों के पास पहुंच पाता है, जो आपके पास नहीं भी है देश विदेश में वहाँ भेजा जाता है। जी, जैसे कि आपने कई शोध कार्य भी किए हैं, आपकी पुस्तक भी प्रकाशित है, किन विषयों पर आधारित है आपके ये शोध कार्य या आपकी क्या पुस्तक? मैं आपसे चर्चा किया कि मैं हड़प्पा सिविलाइजेशन पर मेरा कार्य था पहले, तो अभी आप देखेंगे मैं वो पुस्तक लाया हूँ, हड़प्पा सभ्यता की निरंतरता। ये काफ़ी हिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए काफ़ी पठनीय बुक है, क्योंकि काफ़ी साइट को फिजिकली हम विजिट करके इस पर काम करके और जो भी लेटेस्ट डाटा था उसको इसमें संग्रहित किया है। तो राखी गढ़ी में रहते हुए मुझे हड़प्पन सिविलाइजेशन, इतनी गौरवशाली अतीत जो हमारी रही है, उसके बारे में करने को मिला। तो उसी पर हमारा स्टार्टिंग में काम था। शोध भी मेरा इससे जुड़ा हुआ ही सब्जेक्ट था। डॉक्टर वी.आर. मणि जो महानिदेशक नेशनल म्यूजियम रहे, वो भी हमारे गाइड रहे हैं, प्रोफेसर डी.पी. तिवारी सर, और इसके अतिरिक्त ट्रेनिंग के समय अमृतनाथ सर हों, फणिकांत मिश्रा जी हों, ढेर सारे ऐसे लोग रहे हैं जो हमें इसमें ज्ञान दिए। हमारे बनारस यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर विदुला जायसवाल, विभा त्रिपाठी मैम, प्रोफेसर पुरुषोत्तम सिंह सर, और ये सब इतना अधिक इसमें हमें प्रोत्साहित किया। अभी आलोक त्रिपाठी सर आए हुए थे, हमारे बिहार म्यूजियम को विजिट किया, उन्होंने हमें पढ़ाया भी है। तो ये लोग से हमें जो सीखने को मिला और इनके ज्ञान को लेते हुए और जो हमने फील्ड में किया, तो उसको लेकर के हमने कई पेपर्स वगैरह राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों में और प्रेजेंट किया है। और जब कभी मौका मिलता है तो कुछ लिखने का, तो हम चाहते हैं कि पुरातत्व के बच्चे को फ़ायदा हो भविष्य में, तो उसको लिखते हैं। लेकिन जब से मेरी संग्रहालय में पदस्थापन हुआ है, तो यहाँ आपको पढ़ने का और अधिक मिलता है, भले ही फील्ड में, क्योंकि जो चीज़ आप विभिन्न जगहों पर काम करके लोग रखते हैं, उसको आपको अध्ययन करने का मौका मिलता है। तो ये कह सकते हैं कि ये एजुकेशनल माहौल तैयार होता है और इससे हम काफ़ी काम कर पाते हैं। बिहार म्यूजियम में 2 कोर्स हमारे हुए, इंट्रोडक्शन टू आर्कियोलॉजी और आर्ट एप्रिसिएशन का कोर्स। इसी तरह के निरंतर एकेडमिक एक्टिविटी चलते रहते हैं और जी, इस पर हम लोग काम करते हैं। आपसे जानना चाहूँगी कि हमारे बिहार राज्य की इस अनमोल संरचना बिहार म्यूजियम को अगले स्तर तक ले जाने के लिए बतौर उपनिदेशक आपके क्या कुछ अनूठे प्रयास रहे, या सरकार की क्या कुछ प्रयास है इसे एक अगले स्तर तक ले जाने के लिए? हाँ, सब इंडिविजुअल प्रयास अपने लेवल से कर रहे हैं और नेतृत्व तो हमारा बहुत अच्छा है, तो इसीलिए हर स्तर पर काम हो रहे हैं। और मैंने बीच में जिक्र भी किया था कि एक बहुत अच्छा, क्योंकि संग्रह हमारे पास वहाँ से काफ़ी रिच कलेक्शंस हैं, जो रिजर्व में भी हैं, विजिबल स्टोरेज में भी हैं और प्रदर्श भी हैं। उसके संरक्षण के ऊपर हमारा लैबोरेटरी स्थापित होने का है। नेशनल म्यूजियम से हमारा करार भी हुआ है कि वो हमारा सपोर्ट करें, और भी देश के जो जाने माने संरक्षण के क्षेत्र में काम किए हुए संस्थान हैं, उनसे संपर्क करते हुए हम उसको काफ़ी समृद्ध करेंगे और चाहेंगे कि वो भी वर्ल्ड क्लास का बने, कि केवल भारत के ही नहीं बल्कि बाहर के लोग भी आकर के वहाँ अपने ऑब्जेक्ट को संरक्षित करा पाएँ। तो ये एक लैबोरेटरी का उद्देश्य है। इसी के साथ साथ एजुकेशनल एक्टिविटीज़ जो हैं, कोर्स का ओरिएंटेशन कोर्स और इस तरह के ढेर सारे एक्सरसाइज सब हम लोग कर रहे हैं। और अभी जो फ़िलहाल हमारा काम चल रहा है वो डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के है, जो बाद में धीरे धीरे हमारे वेबसाइट पर उपलब्ध होगा और लोग जहाँ चाहें, क्योंकि बिहार म्यूजियम में क्या है, अगर कोई विदेश में देखना चाहता है तो हमारे देख सकते हैं। तो इसके लिए कैटलॉगिंग की व्यवस्था प्रॉपर कर रहे हैं हम लोग, पर उस पर काम कर रहे हैं। और जब वो कंप्लीट हो जाएगा, पहले से भी कुछ कैटलॉगिंग हो रखी है, उसमें क्या और सुधार हो सकता है, परिष्कृत हो सकता है, उसको करके फिर हम अपने वेबसाइट पर डालेंगे, जिससे देश दुनिया के लोग बिहार म्यूजियम के पास पहुंच उनकी ईजी हो जाए, कहीं बैठे अपना यहाँ की जानकारी ले सकते हैं। भ्रमण के लिए तो लोग 1-2 बार आएंगे या जैसे जितना उनकी रुचि होगी, लेकिन वहाँ पर बैठे और ढेर सारे संग्रह ले सकते हैं और देख सकते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हर कोई इसको जानकारी ले। इसके अतिरिक्त बिहार म्यूजियम आपके द्वार ऐसा करके भी एक प्रोग्राम है, कुछ समय में हो सकता है फलीभूत होने की स्थिति में है, और हम दूर सुदूर ज़िलों में जा कर के, या जहाँ पटना फ्लुएंटली लोग नहीं आते या कम आते या एक विशेष क्लास के ही लोग आते हैं,
तो वहाँ पर भी हम पहुँचने का कोशिश करेंगे कि यहाँ के ऑब्जेक्ट को व बिहार म्यूजियम के स्वरूप को वहाँ पर छोटा सा स्वरूप को प्रदर्शित करें। तो म्यूजियम ऑन व्हील करके ऐसा कुछ एक प्रोग्राम है। तो इस तरह की कई एक्टिविटी हैं जो आ रहे हैं। आने वाले समय में आप पिछले साल 2020 में जो प्रोग्राम हमारा होने वाला था म्यूजियम बिनाले, जो शिफ्ट हो करके 21 में हुआ, तो उसको फिर और सब वर्चुअल था जो पेंडेमिक पीरियड के कारण, तो उसको भी उतारने का कोशिश किया जा रहा है। सब उस प्रक्रियाधीन है, सर लोग लगे हैं कि वो चीज़ हो, और ये होगा तो यूनिक होगा म्यूजियम के इतिहास में कि म्यूजियम बिनाले कर रहे हैं। तो हर स्तर में उसमें हम एक छोटा सा किरदार अदा करते हैं, तो जो हमें भार दिया जाता है कार्यालय से उसको करने का कोशिश करते हैं और हम उसको आगे बढ़ाएंगे, जन जन तक पहुंचाने का कोशिश करेंगे। बेशक आपका काफ़ी सक्रिय योगदान रहा है बिहार म्यूज़ियम में। जैसा कि यह भी सुनने को मिल रहा है कि सरकार ने एक योजना बनाई है कि पटना म्यूज़ियम से लेकर बिहार म्यूज़ियम तक एक टनल बनाने की योजना की जा रही है। इसका क्या मूल उद्देश्य है? देखिए, आपको याद होगा 15 में पटना म्यूजियम से जब बिहार म्यूजियम स्थापना का चला तो बहुत लोग इसके विरोध में भी रहे कि पटना म्यूजियम, लेकिन मैं जुड़ा था, मुझे याद है कि किस तरह से उस समय से पटना म्यूजियम के उत्थान के लिए उद्देश्य किए गए, बजट बढ़ाया गया, हर तरह की चीज़ें की गई, और वो हर समय रहा, क्योंकि पटना म्यूजियम तो हमारा धरोहर है, और वो बिल्डिंग ही अपने आप में धरोहर है, और 100 साल पूरे हो गए। 1917 में उसकी स्थापना हुई थी। तो उस म्यूजियम को के जो फिजिकल एस्टेब्लिशमेंट है उसको बगैर क्षति किए हुए कैसे बेटर तरीका से और उसको और अच्छे ढंग से किया जाए, यही इसका मूल उद्देश्य रहा है, जो लोगों को बहुत नहीं पता था। बाद में वो चीज़ जब बिहार म्यूजियम स्वरूप में आया तो वो चीज़ अब उन लोगों के लिए भी ग्राह्य हुआ है, और लगता है कि वो लोग भी ये चाहते हैं कि ये बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि वहाँ उतना जगह नहीं था, इसलिए एक स्पेस की ज़रूरत थी। तो अभी उस पटना म्यूजियम को करते हुए और एक टनर जो, तो उसको टनर से जोड़ रहे हैं कि ये ना लगे कि ये अलग और ये अलग है, दोनों को एक से जोड़ने का, क्योंकि हमारा पहला है, ये दूसरा है, और उसमें टनर्स में लोग यात्री यहाँ से वहाँ सफ़र करेंगे तो उनको बहुत आनंद आएगा। सुनील जी, अगर बात करें बिहार म्यूज़ियम की, तो कहते हैं कि बिहार म्यूज़ियम का नाम विश्व पटल पर मानचित्र है। क्या कुछ खास बातें हैं जो बिहार म्यूज़ियम को सबसे अलग और विशेष बनाती है? शुरू में हमने चर्चा किया था, सबसे पहले तो इनकी आर्किटेक्चर ही ऐसा है कि हमें बेस्ट आर्किटेक्चर का भी अवार्ड मिला हुआ है। आप जाएंगे, ढेर सारी चीज़ें आपको प्रदर्शन में मिलेंगे जो हमने वहाँ, हम बेली रोड के बगल में है, लेकिन जब आप संग्रहालय के अंदर जाएंगे तो आपको साउंड महसूस नहीं होगा, जबकि सबसे ज़्यादा नॉइस एरिया है। तो एक ये आर्किटेक्चर का कमाल है, बीच में 7 कोर्टयार्ड हैं और ढेर सारे टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है, जिसके कारण आपको इसके अतिरिक्त ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रदर्शन को प्रदर्शित किया गया है और उसको जो प्रेजेंटेशन करने की प्रक्रिया, टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है, वो अपने आप में अनूठा है कि आप जब देखेंगे तो उसका कैसे 3 डायमेंशनल व्यू देख सकते हैं, और कई ऐसे चीज़ को इंटरप्रेट किया गया है कि जैसे लोग आ रहे हैं तो कुछ यहाँ से ले कर के जाएं, तो कहीं जगह हम लोग कुछ चीज़ें, जैसे आप नाम अपना इंग्लिश में लिखेंगे और ब्राह्मी में निकल करके आ जाएगा, तो ब्राह्मी लिपि तो सब कोई देखा भी नहीं है, जो इस विधा में है वो लोग तो पढ़ते रहे हैं, लेकिन तो ये सब कोई उस चीज़ को ले सकता है, तो वो हम लोग किए हैं इस तरह के। इतना ही नहीं, म्यूजियम के जो आर्टिफैक्ट हैं पुरातत्व से संबंधित, उसके प्रदर्शन ही अपने आप में अनूठे तरीके से प्रदर्शित किए गए हैं, जो अपने इसको यहाँ ले जाता है। इसके अतिरिक्त जो मैंने आपको पहले चर्चा की कि बाकी कलाओं को, समकालीन कला हो चाहे नल कला हो, उस चीज़ को यहाँ पर बहुत अनूठे ढंग से और उसको प्रदर्शित किया गया है। इसके अतिरिक्त जो एक्टिविटीज़ हैं वो हमारे यहाँ काफ़ी अधिक होते हैं, और हर एज ग्रुप के और हर तरह के लोगों के लिए जो खुशनुमा माहौल पैदा करता है, यही इसकी विशेष रूप से खासियत है। और हम कोशिश कर रहे हैं या कोशिश किया जा रहा है कि इसकी और अधिक उसमें ऊंचाई आए और उसको और ऊपर ले जाया जाए।
यही चीज़ कोशिश हो। जैसे कि आपने भी अभी जिक्र किया कि बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन बिहार म्यूजियम में किया जाता है, तो किन किन विषयों को लेकर या किन किन विधाओं को लेकर कार्यक्रम किए जाते हैं, उसकी जानकारी दीजिए। अभी आप देख रहे हैं महिला दिवस वाला मैं चर्चा कर भी चुका हूं कि अभी उनके पेंटिंग्स लगे हुए हैं। उसी समय वर्कशॉप हुए थे, तो आर्ट, रीजनल आर्ट के ऊपर पद्मश्री के उपस्थित में उनके देख रेख में बच्चों ने पेंटिंग बनाया और उनको जो भी संसाधन थे हमने उपलब्ध कराए। दिन भर वहाँ रहे, उनके जो भी दिन भर की व्यवस्था होते हैं उस स्कूल से संपर्क करके उनके टीचर्स को लेकर के, और हमारे जो कुरेटर्स होते हैं वो उस चीज़ में उनको कुरेट करते हैं। और इस तरह की एक्टिविटीज़ फिर 18, 19, 11, 12 को मधुबनी पेंटिंग के ऊपर था और 19, 20 को समकालीन कला के ऊपर आर्ट कॉलेज से बच्चे गए थे जिन्होंने वो किया। इसके अतिरिक्त किलकारी है, चाहे इस तरह के बहुत से ऐसे संस्थाएं हैं, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हैं, लेडीज़ का ही हो, लड़कियों का ही हो, तो उसको लेकर के और सब कैसे टेराकोटा से, पेपर मेसी से और कैसे मूर्तियां बनाते हैं या आर्ट बनाते हैं, अलग अलग चीज़ों से जो कलाकृत निर्मित होती है, इसकी जानकारी वहाँ पर वर्कशॉप के माध्यम से हम लोग देते हैं। और जो भी देश में उसके नामचीन लोग हैं उनकी उपस्थिति हम लोग कोशिश करते हैं कि उनकी उपस्थिति वहाँ हो और उनके द्वारा वो जानकारी प्राप्त करें, तो उन्हें भी ये लगेगा कि हमें ये चीज़ बेस्ट रूप से बताया गया और बच्चे बहुत कुछ लेकर के जाते हैं। क्योंकि आने वाले समय में बच्चे का ही बिहार म्यूजियम है, हम लोग तो अभी कर रहे हैं, उनके लिए छोड़ के जाना है, तो उनमें ऐसा जिज्ञासा पैदा करना कि वो बच्चे उस चीज़ को सीखें और अपने इस थाती को आगे के पीढ़ी को फिर वो भी ले जाएं। तो इस तरह के बहुत एक्टिविटीज़ होते रहते हैं। और मैं आपको चर्चा किया भी था कि वो ये केवल यही नहीं बल्कि रेणु जी की जयंती के अवसर पर हमने साहित्य और उनके लेखों की भी चर्चा हुई थी। तो जो साहित्य के हैं, कला के हैं, मंचन बहुत बड़ा हम नहीं करते क्योंकि यहाँ रंगालय है, लेकिन शास्त्रीय संगीत और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो छोटे छोटे मंचन भी करते हैं कर्नाटक टाइप। तो इस तरह से हम चाहते हैं कि हमारी धरती जो भी हमारे बिहार की धरा की ख्याति है उसको कैसे मनमोहक रूप में लोगों के पास परोसा जाए, जो वो सहेज के रखें। और जब जाएं तो कहने बिहार म्यूजियम ये कराता है। और एकेडमिक तो मैं चर्चा कर ही चुका हूँ, तो ये चीज़ें बराबर चलती रहती है हमारी। जो भी कार्यक्रम होते हैं उनमें लोग किस तरीके से हिस्सा ले सकते हैं या किस तरीके से भाग ले सकते हैं, क्या कुछ प्रोसेस है इन कार्यक्रमों के में हिस्सा लेने का? कार्यक्रम अलग अलग तरह के हैं। जैसे हमने कोर्स चलाया था तो हमने हमारे वेबसाइट है वहाँ से लोग रजिस्ट्रेशन किए थे और पूरे देश से उससे, क्योंकि ऑनलाइन था तो रजिस्ट्रेशन करके उसमें एडमिशन लिए और फिर वो लोग कोर्स कंप्लीट किया और हम सर्टिफिकेट भी प्रदान किया उनको। नॉमिनल फीस भी कोई खास नहीं, माने रजिस्ट्रेशन फीस इसलिए कि उलझुल लोग ना जुड़े। माने ऐसा होता है ना, कुछ प्रोग्राम आप कराते हैं तो ऐसे ही लोग आ जाते हैं जो आपको डिस्टर्ब भी करते हैं, तो जिनको रुचि है वही आए। तो एक नॉमिनल वो चीज़ लगाया, बल्कि हमारा एक वहाँ पर इंस्पेक्शन रूम कह सकते हैं, एक स्टडी केंद्र है, तो उसके लिए भी एक नॉमिनल वो लगा दिया कि ऐसा ना कि सब कोई वहाँ एसी में आकर के दिन से भोर सुबह शाम बैठा रहे और मस्ती करने के लिए, वो अध्ययन करे जिसको रुचि है। तो एक तो उनके लिए ये चीज़ व्यवस्थाएं की हैं कि छोटी नॉमिनल चार्ज लगा करके उसमें एंट्री करने का प्रक्रिया है। दूसरे हम जो ऑर्गेनाइज करते हैं डे टू डे वर्क जो ऑर्गेनाइज करते हैं वीकली मंथली जो भी, उसमें हम स्कूलों को संपर्क करते हैं, अलग अलग स्कूलों को चिट्ठी करते हैं, वहाँ के प्रिंसिपल से संपर्क करते हैं और वहाँ से कुछ बच्चे जो कि जिस क्षेत्र से रुचि जिनको है, जो हम सब्जेक्ट निर्धारित करते हैं, उस सब्जेक्ट के बच्चे को भेजिए। 10, 20, 30 ऐसे कई स्कूल से या किलकारी से बच्चे आ जाते हैं और उनको हम फ्री में ये सब करवाते हैं। चलते चलते हमारे दर्शकों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? हम तो यही संदेश देंगे, जो भी ख्याति, ये जो गौरवशाली बिहार है, इस धरा पर रह करके मैं तो मैक्सिमम समय बाहर रहा था और पटना में रहने का एक अनुभव रहा है। तो मैं सभी बच्चे से, चाहे बिहार के हों या देश के हों, हमारी जो राष्ट्रीय धरोहर हैं, इस स्टेट के लगभग 54 साइट प्रोटेक्टेड हैं और जो राज्य सरकार ने किया, तो वहाँ पर आप जाएंगे तो कुछ ना कुछ लिख देते हैं। म्यूजियम में भी जाएंगे तो उनके दीवारों पर कुछ लिखे रहते हैं, ये आप बिहार म्यूजियम में नहीं देखेंगे। तो आप उसी चीज़ को अपनाएं, जहाँ भी जाएं उस पर न कुछ लिखें,
उसकी जानकारी लें कि क्या ये हमारे पुरखों ने क्या छोड़ा है, और उस चीज़ को यदि आपको अच्छा लगा तो अपने अड़ोस पड़ोस को बताएं कि वहाँ जाने पर ये करना है और इस चीज़ को संरक्षण प्रदान करना है, और इसके बारे में अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुँचाएं। और बिहार म्यूजियम ज़रूर आप लोग आकर के देखें, आप अंदर से प्राउड महसूस करेंगे। केवल बिहार के वासी ही नहीं, पूरे देश के वासी, आपको लगेगा कि ये क्या बना है दुनिया के में, अजूबा ही है, कह सकते हैं कि अजूबा लगेगा आपको। जी सुनील जी, आप यहाँ पर आए, अपना कीमती समय हमें दिया और हमारे दर्शकों के साथ इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ शेयर की, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार। तो दर्शकों, ये थे हमारे आज के विशेष मेहमान डॉक्टर सुनील कुमार झा, उपनिदेशक बिहार म्यूजियम, जिनसे हमने जाना बिहार म्यूजियम से जुड़ी कई रोचक बातें। इसी के साथ वक्त हो चला आपसे विदा लेने का, लेकिन चलते जाते चाहूँगी कि आप अपने सुझाव हमें ज़रूर लिखें कि आज का कार्यक्रम आपको हमारा कैसा लगा, जिसके लिए ज़रूरी है आपको हमारा पता नोट करना। और हमारा पता है निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001, और हमारा ईमेल है director ddkpatna@gmail.com।